वेलकम टू डी आर स्मार्ट स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। आज की क्लास आपकी ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर 3 पहले भी आपके चैप्टर हो चुके थे। 3rd चैप्टर यहाँ तक हो चुका था आपका डेल्टा और जवाहर नद मुख में डिफरेंट तक। इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल चुकी थी। अब डी आर स्मार्ट स्कूल ऑनलाइन क्लासेज जो है अब यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। डी आर स्कूल के नाम से जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। यूट्यूब पे लॉगिन करने के बाद सर्च में जाएंगे, डी आर स्कूल करेंगे, वहाँ से डी आर की वीडियो मिल जाएंगे आपको और ऐप से भी इसका लिंक मिल जाएगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं? भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के क्या सामाजिक और आर्थिक लाभ है? नदी आपस में कैसे जुड़ती हैं? मान लेते हैं कि एक नदी यहाँ से आ रही है, एक इसके पैरेलल साथ में जा रही है। इस नदी का फ्लो इससे ज़्यादा है तो इसमें से इसका कनेक्शन इसके साथ कर दे तो इस नदी का फ्लो भी ज़्यादा हो सकता है। ऐसे कनेक्शन कर दें तो इससे क्या होगा कि इस नदी में जो बाढ़ आने का खतरा वो कम हो जाएगा। और जो नदी ए नदी बी, तो जो नदी ए का बाढ़ का खतरा कम होकर नदी बी में पानी का प्रवाह ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी ज़रूरतें ज़्यादा पूरी हो सकती हैं। इसलिए जो है सामाजिक और आर्थिक लाभ कैसे हैं? यहाँ पर जो आसपास के इलाके में खेती अच्छी की जा सकती है, यहाँ से नदी जुड़ेगी, यहाँ पर खेती अच्छी। सामाजिक लाभ, यहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करें, उनको पीने के पानी की सुविधा मिलेगी और यहाँ पर जो बाढ़ वगैरह नहीं आएगी तो सब का चीज़ का बेनिफिट होगा। तो ये नदियों का आपस में जोड़ने का बेनिफिट है। इसको अब डिटेल से देखते हैं। भारत में नदियों को आपस में जोड़ने से सामाजिक और आर्थिक बहुत लाभ है। इसके अंतर्गत भारत में नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहली वो होती है जिसमें साल भर पानी बहता है। नदी साल भर पानी बहता है कौन सी? जो उत्तर भारत की नदी है इसमें साल भर पानी फ्लो करता है। कौन सी है? गंगा है नदी, यमुना है, सतलुज है, रावी, व्यास, ये जो नदियाँ हैं ये साल भर पानी इनमें फ्लो करता है। और जो दूसरी नदी है जिसमें साल भर पानी नहीं बहता, जो नदी प्रतिवर्ष पानी नहीं बहता, वो नदी कौन सी? जो वर्षा ऋतु पर निर्भर होती हैं। इनमें ज़्यादातर क्या होता है कि वर्षा ऋतु में जो है जल बाढ़ के रूप में व्यर्थ हो जाता था, समुद्र में मिल जाता है। जबकि देश के एक भाग में बाढ़ होती है, दूसरे भाग में सूखा भी होता है। तो हमें नदियों को आपस में जोड़ दें तो बाढ़ व सूखे की समस्या हल हो सकती है। और नदी में जो पीने के पानी की समस्या वो भी खत्म हो सकती है, पैदावार भी अच्छी हो, किसानों की हालत भी सुधरेगी। तो हमने इसके काफ़ी बेनिफिट पढ़े थे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायद्वीप नदी के 3 लक्षण बताया। प्रायद्वीप नदी पढ़ते हैं। प्रायद्वीप नदी कौन सी नदी है? जो प्रायद्वीप पठार से निकलती है वो नदियाँ प्रायद्वीप नदी हैं। प्रायद्वीप नदी के लक्षण क्या क्या हैं? प्रायद्वीप नदियाँ भारत में समतल भागों से होकर नहीं बहती, इनमें से नहरें नहीं निकलती। प्रायद्वीप समतल भाग से नहरें नहीं निकल सकती। प्रायद्वीप में से क्यों नहीं निकल सकती? क्योंकि ये घाटियों में से बहती हैं और ये काफ़ी जो है ढलानों में से बहती हैं। यदि साल भर नहीं बहती, नहरें नहीं निकलती, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं बहती तथा विसर्प नहीं बनाती, सीधी पैरेलल बहती हैं। और जो उत्तर भारत की नदी इसमें से नदियों में से नहरें निकाली जाती हैं। गंगा में से नहरें निकालेगी, जैसे इंदिरा गांधी नहर निकालेगी, जवाहरलाल नेहरू नहर निकालेगी। ये सब नदियाँ नहरें बनाती है और प्रायद्वीप की नदियाँ नहरें नहीं बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषता के प्रायद्वीप नदियाँ किस प्रकार बिना बारी आती? उत्तर भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ कौन सी नदियाँ? सदा नीर नदियाँ, इनकी पूरा साल बहती हैं। उत्तर भारत में नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, इस कारण नदियों में साल भर पानी रहता है। इसके विपरीत पठारी नदियों में गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं। उत्तरी भारत की नदियाँ ज़्यादातर मैदानी भागों में बहती है, इस वजह से इसमें नहरें निकाली जाती हैं। उत्तर भारत की नदियाँ गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियाँ हैं। जो उत्तर भारत की नदियाँ गंगा ये हैं तो सिंधु अरब सागर में था, गंगा ब्रह्मपुत्र में बंगाल की खाड़ी में गिरती। उत्तर भारत की नदियाँ दक्षिण भारत की नदियों से भिन्न है। दक्षिण भारत की नदियों में साल भर पानी नहीं बहता है, समतल भागों में नहीं बहती, जिस कारण नदियों में नावें चलाई जा सकती, नए नहरें निकाली जा सकती। उत्तर भारत की नदियाँ इसके ठीक विपरीत हैं। उत्तर भारत की नदियाँ दक्षिण भारत की नदियों से काफ़ी बड़ी हैं, लंबी हैं और चौड़ी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए आप हिमालय के गिरपिद के साथ हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक यात्रा करें तो इस मार्ग में आने वाली मुख्य नदियों के नाम बताएं। इसमें एक विशेषताओं का वर्णन। किसने कहा? क्वेश्चन दिया कि हरिद्वार से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। हरिद्वार से सिलीगुड़ी जाना है तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी भी जाती है हरिद्वार से निकलकर, जो पश्चिम बंगाल तक जाती है। हिमालय के गिरपिद के साथ हरिद्वार से सिलीगुड़ी यात्रा करने पर इसके मार्ग मुख्य नदियाँ शारदा, जो मुख्य नदियाँ कौन सी आएंगी? साइड में जो नदियाँ आएंगी, जो सहायक नदियाँ, मान लिया यहाँ से फ्लो किया गंगा के साथ में, ये हरिद्वार, यहाँ पर पश्चिम बंगाल यहाँ जाना है तो यहाँ पर जितनी नदियाँ सहायक नदियाँ आती वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गंगा का जो है इसमें कौन कौन सी नदी? शारदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, कोसी, टोंस, गोमती, सरयू, रामगंगा, गंगा आदि जो है उद्गम स्थल जो है कहाँ से? गंगा का उत्तरांचल के उत्तराकाशी में है। 3900 मीटर की ऊंचाई पर गंगोत्री हिमनद से, इसे भागीरथी कहते हैं। भागीरथी किसे कहते हैं? जब स्टार्टिंग में गंगा इसको भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद जहाँ पर देवप्रयाग मिलती है उस स्थान को गंगा कहते हैं।
देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती था। इसके पश्चात गंगा कहलाते हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इससे पहले दक्षिण दिशा में तथा पुनः दक्षिण पूर्व और पूर्वी दिशा में बहती, आगे चलकर भागीरथी और हुगली नाम से दो भागों में विस्तृत हो जाती है। आगे चलकर फिर ये भागीरथी और हुगली दो भागों में बट जाती है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में 1560 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 520 किलोमीटर दूरी में बहती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। द्रोणी यानी कि इसकी घाटी जो है, इसके द्वारा भाग लाई गई मिट्टी इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। आज की क्लास में हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 था, ये पातंत्र था। इसके छोटे क्वेश्चन भी सारे हो चुके हैं, पूरा चैप्टर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 होगा, तब तक चैप्टर 3 तक सारे चैप्टर रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू।